एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज चार्टर एक्ट। आज हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। मेरा नाम अनिल है और आज का जो हम टॉपिक है लिए हैं, आज का जो टॉपिक है वो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी बहुत चार्टर एक्ट आए, इसके बाद भी चार्टर एक्ट आया, लेकिन इसी चार्टर एक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चार्टर एक्ट में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो कि आने वाले समय के लिए, यानी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक कह सकते हैं कि उसने बेस रखा। आज का ना कह सके, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एरा के समय में जो एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, उसमें जो पहला जो कोशिश था वो था चार्टर एक्ट 1813। दो फोटो आप देख रहे होंगे, एक है लॉर्ड मिंटो की, एक है हेस्टिंग साहब की। ये जो है वो मिंटो साहब हैं और ये जो है वो हेस्टिंग है। दोनों लोगों की फोटो क्यों? दोनों लोग गवर्नर जनरल थे। 1813 में गवर्नर जनरल का पद मिंटो छोड़ते हैं और 1813 में हेस्टिंग उसको और उस पद पे आ जाते हैं। यानी दोनों ही लोग इस एक्ट से जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों लोगों की फोटो मैंने लगा दी। ओके, हमारा जो चार्टर एक्ट था उसकी बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं। तो चार्टर एक्ट जो आता है हर 20 साल में, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो हर 20 साल में चार्टर एक्ट लाती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए थे। इस चार्टर एक्ट में भी बहुत सारे निर्णय लिए गए थे, लेकिन हम केवल उस पर्सपेक्टिव को, यानी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे, उस पर्सपेक्टिव पे ध्यान देंगे जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। तो हर 20 साल पे चार्टर एक्ट रिवाइज हो रहा था, तो इस बार भी जो चार्टर एक्ट था वो 1813 में आया। अब ये जरूरी क्यों था देखते हैं हम। यहां से हम ले लेते हैं पेन, हाइलाइटर और फिर तो हम बात करते हैं पहला जो था, पहला इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो इसमें था कि एक डिमांड आ रही थी। ओके, देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड इन ब्रिटेन टू यूज इंडियंस रेवेन्यू फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन। अंग्रेजों को हमेशा से गलत फहमी रही थी कि हमारा जो हम इंडियंस हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो हमेशा से कम रहा है। वो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत कम आंकते थे और बहुत ही पिछड़ा हुआ समझते थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम कुछ काम करते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। आगे जो उन लोगों ने कोशिश किया, जो हमें एजुकेशन देने की कोशिश किया कि हम केवल क्लर्क बनाएंगे, अपने जो भी क्लर्क इंडियंस को हम क्लर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान एक कह सकते हैं कि एक बाढ़ की तरह होता है जिसको कि काबू नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हम इसको कौन सा रास्ता दें। ज्ञान आपके अंदर आता है और वो अपना ही रास्ता बनाता है दोस्तों। तो वैसे ये बात ब्रिटेन को, अंग्रेजों को नहीं पता थी कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम उसका हम रास्ता नहीं तय कर सकते। हम नहीं तय कर सकते कि ज्ञान किस डोमेन में जाके या किस पर्सपेक्टिव में जाके वो काम करेगा। कहना ये चाह रहा हूं कि अंग्रेज जो एजुकेशन देना चाह रहे थे, आगे अभी हम बहुत पॉलिसीज में पढ़ेंगे, ये क्लियर हो जाएगी बात। ये जो एजुकेशन देना चाह रहे थे, इनको ये लगता था कि इंडियंस की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बहुत कम है, तो कुछ आता जाता है नहीं, तो इनको हम एक सभ्य व्यक्ति बनाएंगे। ओके, यानी इनके इंटेलेक्चुअली अपलिफ्टमेंट करेंगे। ओके, पहला। दूसरा था मिशनरीज, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट दैट द नेचर ऑफ एजुकेशन। इस पे ये चला कि जो नेचर ऑफ एजुकेशन होगा वो क्या होगा। हम पहले ये जो 3 कीवर्ड हैं उसके बारे में मतलब बता देते हैं। मिशनरीज जो थे वो जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उसके पक्ष में रहते थे कि हम इनको क्या करें, हम इनको क्रिश्चियनिटी से, ईसाई धर्म से रिलेटेड ज्ञान दें। ओरिएंटलिस्ट थे जो थे वो कहते थे इनके ही धर्म में जो पहले से पढ़ाया गया है, संस्कृत है, मुस्लिम्स के लिए अरबी थी, फारसी थी, ये इनको इसका जो लिटरेचर है वो पढ़ाया जाए। एंग्लिसिस्ट जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे कि इनको क्या किया जाए, इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, इनको इंग्लिश पढ़ाया जाए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाए, ताकि इनके अंदर जो है बौद्धिक क्षमता का विकास हो।
क्योंकि वो हमारे जो ग्रंथ थे, जो हमारी पुस्तकें थी, उसको वो बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा करते थे। ओके, सी जो है थर्ड पॉइंट जो है ऐसे चार्ल्स ग्रांट जो थे, प्रेस्ड फॉर स्प्रेडिंग, वो प्रेस मतलब वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में जो है वो क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश का एजुकेशन हो। तो ये मोटा मोटी ये 3 बातें थी बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से हमारा जो है चार्टर एक्ट 1813 सबके सामने प्रस्तुत हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। मेन जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो ये है। अभी तक हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हम बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो मेन पॉइंट है ये है प्रोविजंस एंड डिसीजंस। इस चार्टर एक्ट में, यानी इस चार्टर एक्ट का मतलब 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ निर्णय लिए गए, कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ प्रोविजंस बनाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन था इसमें दोस्तों, अगर हम देखें, द एक्ट डायरेक्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड 1 लाख एनुअली। यानी इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने के लिए कहा कि आप जो है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे 1 लाख रुपीज एनुअली आप खर्च करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड द इंकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव ऑफ इंडियंस। जो इंडियंस हैं उनको इंकरेज करेंगे कि क्या करें, उनको लिटरेचर पढ़ाएं। ओके, प्रमोट करें लिटरेचर पढ़ने के लिए, और इंट्रोड्यूस एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस, जो साइंस का प्रचार प्रसार है वो करें। इनको मतलब साइंस से अवगत करें। उनको ये लगता था कि यहाँ के लोगों को वो सपेरों का देश कहते थे। सपेरों का देश मतलब इस सिंबॉलिक कह सकते हैं टोंट था कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, बस जादू टोना में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। कुछ हद तक ये सही भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधविश्वास इस समय फैल चुका था, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ भी थी हमारे देश में। इससे हमें ये हम नकार नहीं सकते। एज ए इंडियन होने के बावजूद भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस समय भारत की जो दशा थी वो वाकई में खराब थी। किस वजह से खराब थी वो हम किसी और लेक्चर में बात कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि साइंस का प्रमोशन के लिए और ब्रिटिश जो है अंग्रेजी जो लिटरेचर है उसको पढ़ाने के लिए हम या प्रचार प्रसार कीजिए ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर, जो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर आती है उन जगहों पे। ओके, दिस वॉज वाई दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये पहली बार हुआ था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अभी वो क्या कर रही थी, बस भारत को एक बाजार के रूप में देख रही थी, बट उसके अंदर ये भाव आया कि हमें क्या करना चाहिए, इनके एजुकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसमें एक और बहुत ही एक खास टॉपिक निकल के आया, डिबेट ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। हम लोग बात कर चुके हैं ओरिएंटलिस्ट क्या थे। ओरिएंटलिस्ट जो बोलते थे नहीं भाई ये जो देश है उस देश की जो विरासत है उसको पढ़ाया जाए, बट एंग्लिसिस्ट क्या कहते थे कि नहीं, इनको वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर्स के बारे में बताया जाए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ओरिएंटलिस्ट फेवर द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत, पर्शियन, अरबी, अरेबिक। They wanted revival of traditional learning. Okay, they wanted revival of traditional learning. इनका जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसको दोबारा रिवाइव करा जाए, दोबारा उसको कहा जाए, जीवित किया जाए। ओके, एंग्लिसिस्ट कहते थे ना, इसी की वजह से तो ये इनकी दशा है। ये क्या कहते थे
इसी किताब को तो पढ़ के ये ऐसे बन गए हैं, दोबारा हम इसको पढ़ाएंगे तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो एंग्लिसिस्ट फेवर इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, ये कहते थे कि इंग्लिश पढ़ाओ इनको, इनकी भाषाओं में कुछ नहीं रखा है, इसको इनको क्या करो, इंग्लिश पढ़ाओ। और क्या करो, वेस्टर्न साइंस पढ़ाओ इनको, वेस्टर्न साइंस, मशीन के बारे में बताओ इनको, जो भी यहाँ इनके यहाँ कॉज होता है, जो भी इन्वायरमेंटल कॉज है वो किसी देवता की वजह से नहीं हो रहा है, ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस हो रहा है वो पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं एंग्लिसिस्ट भी बहुत गलत नहीं थे। ओके, दे आर्ग्यू, ये मेरा स्वयं का विचार है, दे आर्ग्यूड, वो आर्ग्यू कहते थे कि मॉडर्न नॉलेज कुड ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू इंग्लिश। और ये इनका मानना था कि जो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न नॉलेज है वो केवल और केवल इंग्लिश के द्वारा ही इनको दिया जा सकता है। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़े गलत है। साइंस जो है, आप ये कह सकते हैं कि साइंस पढ़ाया जाए, बट आप ये नहीं कह सकते कि केवल इंग्लिश में ही साइंस पढ़ाया जा सकता है। साइंस किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है, नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में लिया जा सकता है और उसको दिया भी जा सकता है। लैंग्वेज एक माध्यम होता है, वो उद्देश्य नहीं है। ओके, किसी भी ज्ञान का, हाँ, अलग से अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उद्देश्य तो लैंग्वेज सीखना ही होगा, लेकिन आप साइंस पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ लो, तो उसमें लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दिस डिबेट डिक्लेयर द एक्चुअल स्पेंडिंग 1 लाख मैनी ईयर्स। ओके, आने वाले साल में इनको क्या किया जाए, 1 लाख रुपए सालाना इनके ऊपर खर्च किया जाए। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इसमें एक और बहुत ही गजब बात हुई। अभी तक जो मिशनरीज वगैरह हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी आजादी नहीं थी कि वो एजुकेशन में एंट्री कर पाए। कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी उनको रोकती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद दिस एक्ट permitted Christian missionaries to establish schools and propagate education। इस एक्ट में यह कहा गया कि मिशनरीज क्या कर सकती हैं, पूरी तरीके से एंटर कर सकती हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो अपना स्कूल खोल सकती हैं और वो एजुकेशन को बढ़ा सकते, मतलब उसको प्रमोट कर सकती हैं। ओके, आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे ओपन इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत से इंस्टीट्यूशन खोले जो कि क्या थे, जो फोकसिंग थे ऑन वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए और वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कहीं कहीं आपको इनकी कुछ बातें सही भी लगेंगी और कुछ बातें आपको गलत लगेंगी। ओके, कुछ लोग का अपना पर्सनल व्यूज भी होगा कि पूरी बातें गलत हो, कुछ लोगों को लगेगा नहीं पूरी बातें सही हैं। ओके, सो ये सब कुछ किया गया था, ये सब कुछ हुआ था कब, ये सब कुछ हुआ था इस एक्ट के दौरान। इस एक्ट में 1813 के एक्ट में ये सारी बातें कही गई थी। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज एंड सिग्निफिकेंस। इतनी बड़ी बड़ी बात तो हो गई कि हाँ एजुकेशन में हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आप 1 लाख को क्या, 1 लाख को आप सोचेंगे 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी कि छोटी रकम थी। तो इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट दिया और उससे मैंने पूछा कि 1 लाख रुपए उस समय 1813 में, आज के समय में उसकी वर्थ क्या होगी। तो उसने 2 मेथड के थ्रू कैलकुलेट करके दिया। ओके, तो उस समय सिल्वर का दाम क्या था और उस समय जो उसके अपने जो कैलकुलेशन थे उसने भी सामने रखा। उससे उसने 2 बातें बताई कि 900 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक के बीच में रकम थी। यानी अगर आज भी हम लोग गुलाम होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है ये कहती हमें
कि 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेंगे, इसका मतलब कि वो 900 यानी 900 से ले लेते 1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में खर्च करने की बात करती। अब आप इस चीज को बहुत ज्यादा भी मान सकते हैं, बहुत कम भी मान सकते हैं, जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि इस समय इंडियन जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, इस समय की सरकार है, वो कितना रुपया खर्चा कर रही है। वो भी मैंने पता करने की बात की तो वो भी कैलकुलेट करके वो बताया है कि ये जो रकम थी यानी 1 लाख रुपए जो उस समय था, यानी इस समय वो 200 करोड़ होता, वो केवल और केवल 0.5% है। 5% भी नहीं है, वो केवल 5% है, 0.5% है, 0.05% है आज के खर्चे के हिसाब से। उसने ये भी बताया कि 51 लाख करोड़ से भी ज्यादा आज के समय में हमारी सरकार हमारे ऊपर खर्च कर रही है, जो कि आज की जीडीपी का 4% भी नहीं है। ओके, तो ये सारी बातें जो एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये आप सुन भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन और इश्यूज क्या थे और सिग्निफिकेंस क्या था इसका। थ्रू फंड्स वर एलोकेटेड, एक्चुअल यूटिलाइजेशन वॉज वेरी मिनिमल। इसका जो यूटिलाइजेशन था वो बहुत ही कम था। यूटिलाइजेशन आप समझते हैं? यूटिलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट समझ जाएंगे या लिटरेचर के होंगे। यूटिलाइजेशन कहते हैं कि यू कैन से कि आप संतुष्ट जो होते हैं, यूटिलिटी कितनी मिली आपको। जैसे कि आपको जरूरत थी 100 रुपए की, हमने आपको 10 रुपए दिया, तो कुछ तो नीड पूरी होगी आपकी, कुछ तो नीड पूरी होगी, लेकिन वो नीड आपको कितना सेटिस्फाई करेगी, उससे कितनी यूटिलिटी आपको मिलेगी। आपको भूख है 3 रुपए की, 3 रोटी की, और हम आपको 1 रोटी दे रहे हैं, तो आपकी यूटिलिटी कम होगी। 3 भूख है, 3 ही रोटी मिल रही, तो आपकी यूटिलिटी 100% होगी। 3 के बाद अगर 10 रोटी दे दिया जाए तो यूटिलिटी आपकी माइनस में चली जाएगी, है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस जो 1 लाख रुपए था उसका जो यूटिलाइजेशन था वो बहुत ही कम था। कारण ये था बिकॉज द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओके, इनकी कंट्रोवर्सी नहीं सुलझ पा रही थी, और ये कंट्रोवर्सी आगे तो बहुत आगे की पॉलिसीज में नजर आएगी। ओके, जब हम आगे की पॉलिसीज पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा कि कैसे ये लोग आपस में डिबेट करते हैं और इस मुद्दे पे रहते हैं कि एक्चुअली में एजुकेशन होना कैसा चाहिए। मोस्ट मनी वॉज स्पेंड सपोर्टिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ज्यादातर पैसे जो हैं वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पे ही खर्च हो रहे थे, लाइक संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स थे। बाकी बचे हुए जो पैसे थे वो मॉडर्न स्कूल्स में खर्च हो रहे थे। ये इसका प्रॉब्लम था, इम्प्लीकेशंस का। सिग्निफिकेंस क्या था? पहला सिग्निफिकेंस ये था दोस्तों, फर्स्ट सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्टेट एजुकेशन इन इंडिया। स्टेट का जो रोल है, ये पहला स्टेप था ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि स्टेट का जो रोल है एजुकेशन के लिए, वो इंडिया में एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनका क्या, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। ये क्या था? ये एक फाउंडेशन था एक डिबेट का, एजुकेशनल डिबेट का, यानी इसने नींव रखी, ठीक है, इसने नींव रखी किस चीज की? एक डिबेट की जो चलती रही कब तक? मैकाले तक। ये मैकाले जब हम लोग पढ़ेंगे मैकाले मिनट, उसमें भी देखने को मिलेगा जो 1835 इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैकाले मिनट ही होगा दोस्तों। ये डिबेट 1835 तक चलती है। नेक्स्ट, मिशनरी ऑफिशियल्स इनटू इंडियन एजुकेशन। अब क्या हो रहा था? इसके थ्रू मिशनरीज ऑफिशियल्स जो थे वो इंडियन एजुकेशन में क्या कर रहे थे? एंट्री किए गए, लाए गए। ओके, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी बाय ब्रिटिश। ओके,
तो ये क्या था, ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन को लाने की एक शुरुआत थी। तो दोस्तों यहां पर टॉपिक खत्म होता है हमारा, और होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया हो तो आप तो फ्री में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर समझ में आया हो तो बस आप इतना करना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, इतना आप कर देना। बाकी सारा कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और आगे हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसा हम आशा करते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।